आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। बैनुल-अक़वामी तशवीश के बावजूद शाम के सूबे इदलिब में रूस और शाम के जंगी तैयारों ने हमले किए हैं, जिसमें कि 2 बच्चों समेत 5 अफराद मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने इस हमले की तस्दीक की है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इदलिब और हामा के देही इलाकों पर रूसी तैयारों ने बम बरसाए हैं और जनूबी इदलिब के हैबीत इलाके में शामी और रूसी बमबारी में 2 बच्चे मारे गए हैं, जबकि हामा में किए गए हमले में 3 जंगजू मारे गए हैं। आज ने 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए और बैरल बमों से हमले किए हैं। इन हमलों के बाद पूरे इदलिब में दहशत का माहौल है। लोग अपना इलाका छोड़कर महफूज मकामात की तरफ भाग रहे हैं। वाज़ेह है कि यह बमबारी ईरान, रूस और तुर्की के दरमियान सीज़फायर समझौते की नाकामी के बाद शुरू की गई है। इसका मकसद शामी बागियों के आखिरी गढ़ पर कंट्रोल हासिल करना है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस और शाम से अपील की है कि वो इदलिब में बमबारी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा एड एजेंसी ने कहा है कि इस हमले में इंसानी बहरान का खतरा पैदा हो गया है। ताज़ा बमबारी की वजह से 80,000 से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़ करके महफूज मकामात की तरफ भाग रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इदलिब में 30 लाख लोगों को खुराक और अद्वियात की कमी हो सकती है। हालांकि यूएन एहलकार ने कहा है कि हंगामी हालात से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी तैयारी कर रखी है। The next few months in Idlib into the worst humanitarian catastrophe with the biggest loss of life of the 21st century. We had the tsunami in 2004, which killed 250,000 people, roughly. We had the atrocious famine in Somalia in 2011, which killed another 250,000 people. We must, it's not acceptable to have huge loss of life in Idlib over the next period. और इस वक्त हमारे साथ प्रकाश के राय साहब जुड़ गए हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड अफेयर्स के। आइए उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से सीरिया में इदलिब में जो इस वक्त शामी फौज बमबारी कर रही है, अपने इलाके को खाली कराना चाह रही है, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये तो कोई नई घटना नहीं है। जब से सीरियन क्राइसिस शुरू हुआ है तो कभी ना कभी इस तरह अचानक जो है कोई किसी शहर पे बमबारी या किसी मोर्चे पर दोनों तरफ से जो है युद्ध या एक तरफा कत्लेआम, ये तो होता ही रह रहा है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि सो कॉल्ड तमाम रीजनल पावर्स और इंटरनेशनल पावर्स, यूरोप, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ये रशिया, सबकी कोशिशों के बावजूद ये कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एंगल से, मतलब लोगों के लिए सुरक्षा, दवाई, खाना पीना, रहना, इसका भी जो है ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो सिर्फ अफसोस की बात है, आश्चर्य कुछ नहीं है। और इस तरीके के हमले अभी आप और आगे देखेंगे जी। लेकिन अब जबकि हमले शुरू हो गए हैं, मजीद क्या हो सकता है? क्या रूस और अमेरिका ने सीरिया को एक तरह से जंगी प्लेग्राउंड बना दिया है? बिल्कुल, और सिर्फ रूस और अमेरिका ही नहीं, उसमें वहां पे जो मिडिल ईस्ट की, अरब की जो अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो रीजनल पावर्स हैं, ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों के भी, ये दोनों भी वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। जैसे कि यमन में हो रहा है, वैसे सीरिया में हो रहा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है कि इदलिब में मुश्किल से 10 से 15 हजार दहशतगर्द हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त लाखों लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। तो इंसानी जान के हवाले से जो बातें कही जा रही थी, उस पर क्या अमल हो पा रहा है? मुझे नहीं लगता कि अमल हो पाएगा, कम से कम 2-4 दिन जी। मतलब एक भारी ट्रेजेडी हमारे सामने गुजरेगी और उसके बाद जो हमेशा होता है कि भाई बमबारी होने दो या बमबारी हो जाए और फिर यूनाइटेड नेशन, रेड क्रॉस या मेडिकल हेल्थ के लिए कुछ मदद चली जाएगी, ये होगा। लेकिन तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका होगा, जानो माल का बहुत नुकसान हो चुका होगा, जैसे कि और भी कई शहरों में सीरिया में हुआ है। जी प्रकाश जी, लेकिन सीरिया यानी शाम अपना आखिरी गढ़ खाली कराना चाहता है, अपना आखिरी इलाका खाली कराना चाहता है और रूस के साथ मिलकर उन्होंने बहुत बड़े इलाके को बागियों से, या जिन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं, उनसे खाली करा लिया है। उनका मुल्क है और वो अपने तरीके से इनसे निमट रहे हैं, तो इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। ये अलग बात है कि एक मान लीजिए कि प्रेसिडेंट है या एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और कुछ लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो वो अपने तरीके से निपटे। लेकिन किसी भी वार में, किसी भी तरह में, एक तो होता है कि मिनिमम आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखें, आप जो सिविलियंस हैं उनको आप डायरेक्टली टारगेट ना करें। लेकिन अफसोस की बात है कि सीरिया में सारे पक्ष और सिर्फ बागी, लेकिन जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने भी तो एक तरह से ढाल के रूप में सिविलियन को इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं वही कह रहा हूँ कि
बागियों ने भी और दहशतगर्दों ने भी, और ये अलग अलग भी है, मतलब आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो एक तो रेबल्स का ग्रुप वहां लड़ रहा है जो कि रिजिम को चैलेंज कर रहा है शुरू से, लेकिन दहशतगर्दी जो अलकायदा से रिलेटेड अल नुसरा फ्रंट या फिर आपका इस्लामिक स्टेट ये भी है, लेकिन इन लोगों ने भी ये किया है। वहां पर कोई भी फरीक जो है वो उसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते कि उसने वहां पर लोगों का नुकसान नहीं किया है। शुक्रिया प्रकाश जी अपनी अहम राय रखने के लिए इस खबर पर। उधर तुर्की ने हालात के मद्देनजर इदलीब में अपनी ताकत को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है। अंकारा हुकूमत ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अफवाज और बख्तरबंद गाड़ियां इदलीब भेजी हैं। तुर्की का कहना है कि वो इदलीब में किसी बड़े हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इदलीब और हामा में तुर्की के 12 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं जहां से वो बागियों और दहशतगर्दों पर नजर रख रहे हैं। इन तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तुर्की ने अफवाज और हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। तुर्की का कहना है कि वो इदलीब के लोगों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान पहले ही कह चुके हैं कि वो इदलीब में जंग के खिलाफ है और गुज़िश्ता दिनों तेहरान में मुनक्किद सरबराही कॉन्फ्रेंस में अर्दगान ने कहा था कि तुर्की में पहले से ही 3 लाख शामी पनाहगुज़ीर रह रहे हैं। अगर इदलीब में जंग हुई तो तुर्की मजीद लाखों लोगों की मेजबानी नहीं कर सकता। इधर लीबिया के दारुल हुकूमत त्रिपोली में वाक़ई नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के दफातर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस हमले में 4 अफराद मारे गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए इमारत में दाखिल हो गए और कई लोगों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी अफवाज ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। झड़प के दौरान ऑयल कॉरपोरेशन के दफ्तर से कई लोगों को बाहर निकाला गया। घंटों चली लड़ाई में दोनों हमलावर भी मारे गए। फिलहाल किसी भी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वाज़ेह रहे कि दारुल हुकूमत त्रिपोली में भी पिछले दिनों 2 मिलिशिया ग्रुप में हुई झड़प में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2011 में मोहम्मद गद्दाफी की हुकूमत के खात्मे के बाद लीबिया खाना जंगी का शिकार है। त्रिपोली और उसके आसपास कौमी इत्तेहाद की हुकूमत कायम है जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में अलग अलग मिलिशिया ग्रुप अपना इख्तिदार कायम किए हुए हैं। वहीं सोमालिया में एक कार बम धमाके में कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए जबकि 16 लोगों के जख्मी होने की खबर है। राजधानी मोगादिशु में एक सरकारी दफ्तर के बाहर यह धमाका हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक एक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज अशिया से भरी कार को दफ्तर के अहाते में उड़ा दिया जिससे कि इमारत को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 6 अफराद की लाशें अस्पताल लाई गई हैं जबकि जख्मी अफराद में कई की हालत नाजुक है। फिलहाल किसी भी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन अल-शबाब पर हमले का शक जताया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी अल-शबाब ने मोगादिशु में एक सरकारी दफ्तर को निशाना बनाया था जिसमें कि कई अफराद मारे गए थे। अफगानिस्तान के कुंदूज सूबे में तालिबान और सिक्योरिटी अफवाज के बीच झड़प में 13 सिक्योरिटी अफवाज हलाक हो गए हैं। इस झड़प में तालिबान के 10 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। जिला चीफ नसरुद्दीन नजारी सहादी ने बताया कि तालिबान ने दहशत अर्ची जिले में सरकारी दफातर और मकामी बाजार के करीब बंदूकों और ग्रेनेड से हमला किया। जानकारी के मुताबिक तालिबान और सिक्योरिटी अफवाज के दरमियान झड़प में 20 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। वहीं समनगान सूबे में भी तालिबान के हमले में सिक्योरिटी दस्ते के 14 एहलकार हलाक हो गए। समनगान सूबे के गवर्नर के तर्जुमान सादिक अजीज के मुताबिक इस दौरान होने वाली झड़प में 6 अफराद जख्मी हुए हैं जबकि 4 हमलावर भी मारे गए हैं। उधर जवानजान सूबे में तालिबान के हमले में 8 पुलिस एहलकार हलाक हो गए जबकि 3 जख्मी हो गए। इस तरह अफगानिस्तान में तशद्दुद की ताज़ा कार्रवाई में कुल 35 लोग मारे जा चुके हैं। उधर फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुए एक हमले में 2 बरतानवी सयाह समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता शब हमलावर ने चाकू और एक आयरन रॉड से लोगों पर हमला किया। जरा के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हमलावर अफगानिस्तान का बाशिंदा है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस वाक़े का पस मंजर अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है। गुज़िश्ता हफ्ते भी पेरिस में इसी तरह के चाकू से किए गए हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए थे। हालांकि दहशतगर्द तंजीम ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है जिसके बाद फ्रांस ने इस वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया। अमेरिका ने वाशिंगटन में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के दफ्तर को बंद करने का हुक्म दे दिया है। PLO के जनरल सेक्रेटरी साहिब अरकात ने कहा कि इससे मुताल्लिक़ अमेरिकी हुक्काम ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को आगाह कर दिया है कि अमेरिकन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फिलिस्तीन ने अमेरिकी सालसी में इजराइल के साथ अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए ट्रंप इंतजामिया PLO के दफ्तर को खुले रहने देना नहीं चाहती। वहीं फिलिस्तीन का कहना है कि सदर ट्रंप फिलिस्तीन के साथ सौतेला बर्ताव कर रहे हैं और पूरी तरह से इजराइल की हिमायत में उतर आए हैं जो कि मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका के जरिए अपना सिफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के बाद फलस्तीन सदर महमूद अब्बास ने अमेरिकी सालसी को कबूल करने के साथ इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि फलस्तीन बैनुल अक़वामी फोरम की सालसी के तहत ही इजराइल से बातचीत करेगा।
इसी बारे में बात करेंगे शौकत भारती साहब से, जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। सर, अमेरिका ने एक बार फिर फिलिस्तीनियों से दुश्मनी निकाली है। वॉशिंगटन में पीएलओ के दफ्तर को बंद करने का हुक्म दिया है। आप अमेरिका के इस इकदाम को किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये ट्रंप का जो मामला है बिल्कुल खुला हुआ। आप देखें कि अभी जब नेतन्याहू के साथ में जॉन पॉम्पियो की मीटिंग हुई और 4 दिन ये वहां पर रहे जी, और उसके बाद ये तय हो चुका था कि हम इसराइल के साथ हर हाल में स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो वो हर हाल में इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं, इसराइल को ही वो सपोर्ट करेंगे। ये क्या नाम है, हॉस्पिटल के पैसे को ब्लॉक कर देना या पीएलओ के ऑफिस को बंद कर देना, ये सब, या तेल अवीव क्या नाम छोड़कर जो है जेरूसलम जो है कैपिटल को मुंतकिल कर देना, ये सारा इसराइली फिक्र को सपोर्ट करने की बातचीत है। आज देख लीजिए, आज खुलेआम मस्जिद अक्सा के अंदर शराब बोतल लेकर जो है इसराइली लोग घुस गए। लगातार आप देख रहे हैं ये यमन पर और हर जगह तो हंगामा कर रहे हैं। रोजाना स्नाइपर्स जो है वो छोटे छोटे बच्चों को, यूथ को मार रहे हैं। तो ये लगातार जो हो रहा है ये कोई नई बातचीत नहीं। यूं समझ लीजिए कि इसराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अमेरिका ने पहले फिलिस्तीनियों का एड बंद किया, अब दफ्तर बंद करने जा रहा है। क्या ये दबाव और ब्लैकमेलिंग की सियासत है? देखिए, अमेरिका का एक बात है अमेरिका की कि या तो उसके साथ रहो, ठीक है, और जैसा वो चाहता है वैसा वो करो। और अमेरिका चाहता क्या है कि जो क्या नाम है पीस फार्मूला अमेरिका इंप्लीमेंट करना चाहता है उसको आंख बंद करके फिलिस्तीनी कबूल कर लें। इसमें फिलिस्तीनियों के साथ जरूरत से ज्यादा ज्यादती है, और नहीं करेंगे तो फिर वो इसराइल के फेवर में सब कुछ करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब अपनी बात रखने के लिए इस खबर पर। इधर अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन और आलमी तिजारती तंजीम WTO को धमकाने के बाद अब अमेरिका बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट ICC पर नुक्ताचीनी शुरू कर चुका है। अमेरिका ने हेग में वाक़ बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट को धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान में जारी मुबैना जंगी जराइम को लेकर अमेरिका के खिलाफ कोई जांच होती है तो वो जजों के खिलाफ पाबंदी लगा देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सलामती मुशीर ज़राए के मुताबिक जॉन बोल्टन कंजर्वेटिव ग्रुप से खिताब में ICC को निशाना बना सकते हैं। ज़राए के मुताबिक बोल्टन अपनी स्पीच में कह सकते हैं कि अगर अफगान जंग में या किसी अमेरिकी पर जंगी जराइम का केस चलाया जाता है तो अमेरिका इसका माकूल जवाब देगा। सूडान में इक्तसादी बहरान के बाद सदर उमर अल बशीर ने कौमी वफाकी हुकूमत को तहलील कर दिया है। सदर ने वजीर आजम बकर हसन सालेह और वजीर खजाना जनरल मोहम्मद उस्मान अल रकाबी को ओहदे से हटा करके मुअत्तिज मूसा को नई काबीना तश्कील देने का हुक्म दिया है। सूडान की हुक्मरान जमात नेशनल कांग्रेस के नायब सदर फैसल हसन ने बताया कि सदर उमर अल बशीर ने नई काबीना तश्कील देने के लिए मुअत्तिज मूसा को नया वजीर आजम मुकर्रर किया है। वजीर दिफा और वजीर दाखिला अपने ओहदे पर फायज रहेंगे। वहीं नायब सदर हसबू अब्दुर्रहमान को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया, जबकि काबीना में 31 की बजाय सिर्फ 21 वज़रा को शामिल किया जाएगा। सूडान में हुकूमत की तब्दीली मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफे और करेंसी की कदर में कमी के बाद पैदा होने वाले बहरान के हल के तनाजुर में अमल में लाई गई है। स्वीडन के वजीर आजम स्टीफन लोफवेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आम इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन मुहाजिरीन की मुखालफत करने वाली इंतहाई दाएं बाजू की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी मजबूती हासिल की है और स्वीडन की सियासत में नई ताकत बनकर उभरी है। इस आम चुनाव में जिले में 95% से ज्यादा वोटों की गिनती हो गई है और सोशल डेमोक्रेटिक को 28.3% वोट मिले हैं, जबकि 2014 के इंतखाबात में उसे 31% वोट मिले थे। पीएम लोफवेन ने आम इंतखाबात में बाएं बाजू की जमात और दूसरी पार्टियों के अक्सरियत से काफी दूर रहने के बाद अपोजिशन जमातों को बातचीत की दावत दी है। लोफवेन ने अपने हिमायतियों से कहा है कि किसी भी जमात को अक्सरियत नहीं मिली है, ऐसे में सेंट्रिस्ट पार्टी से सियासत से ऊपर उठकर हिमायत करनी चाहिए। वहीं दाएं बाजू की जमात ने कहा कि वो हतमी नचाए जाने के बाद हुकूमत साजी के बारे में फैसला करेंगे। कंबोडिया के अपोजिशन लीडर केम सोखा ए को आज सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें मुल्क मुखालिफ इल्जामात में करीब साल भर पहले हिरासत में लिया गया था। मुल्क में हुए आम इंतखाबात में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद पीएम हुन सेन ने अपोजिशन पर नरमी बरतने की पहल की है। जेल से रिहाई के बाद केम सोखा के वकील चांचेन ने बताया केम सोखा आज सुबह घर लौटे। अदालत ने केम सोखा को जमानत पर रिहा किया है। फिलहाल उन्हें घर में नजरबंद किया गया है और उसे मिलने
वालों पर नजर भी रखी जा रही है। आपको बता दें कि कंबोडिया के वजीर आजम हुन सेन ने इंतखाबात से पहले अपने सियासी मुखालफिन को जेल में डाल दिया था और एक तरफा चुनाव में अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान के साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वतन से गद्दारी के मामले की सुनवाई कर रही एक खुसूसी अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई का फैसला किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की साबिक सरकार ने नवंबर 2007 में इमरजेंसी नाफिज करने को लेकर साबिक फौजी सरबराह के खिलाफ 2013 में वतन से गद्दारी का मामला दर्ज किया था। अदालत की 3 रुकनी बेंच ने आज मामले की कार्रवाई को मुलतवी करते हुए कहा कि दुबई में रह रहे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 9 अक्टूबर से हर रोज सुनवाई होगी। जज यावर अली ने वजारत दाखिला से लिखित तौर पर यह बताने को कहा है कि मुशर्रफ को किस तरह अदालत में पेश किया जा सकता है। जज अली ने मुशर्रफ के वकील नसीरुद्दीन नैयर से कहा है कि वो अदालत को बताएं कि मुशर्रफ का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है या नहीं। शुमाली कोरिया ने अपने कयाम के 70 बरस होने पर शानदार परेड निकाली। हमेशा अपनी ताकत दिखाने वाले शुमाली कोरिया ने इस खास दिन पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का मुजाहरा नहीं किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि इससे मुस्बत पैगाम जाएगा। आपको बता दें कि यह मिसाइलें अमेरिका तक मार करने के काबिल हैं। प्योंगयांग में किम जोंग उन के सामने फौजी जवानों, तोपों और टैंकों का मुजाहरा किया गया, लेकिन किसी तरह के जोहरी हथियारों के साथ ताकत का मुजाहरा नहीं किया गया। ट्रंप ने ट्वीट में शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया की तरफ से काफ़ी मुस्बत पैगाम है और शुक्रिया चेयरमैन किम, हम सबको गलत साबित कर देंगे। जो दो लोग जो एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं उनके बीच हुई अच्छी बातचीत से बेहतर कुछ भी नहीं है। रूस में पुतिन हुकूमत की मुजव्वजा पेंशन स्कीम में तरमीम के खिलाफ हजारों लोगों ने एहतजाज किया और इन मुजाहरों में हिस्सा लेने के लिए पुलिस ने 839 लोगों को हिरासत में भी लिया है। रूस के एक मॉनिटरिंग तंजीम ने यह जानकारी दी है। जराये के मुताबिक मुजाहिरीन मुल्क में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सरकार की तजवीज़ के खिलाफ रैलियों में इकट्ठा हुए थे। यह एहतजाजी रैली अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावाल्नी के हिमायतियों के जरिए मुनक्किद की गई थी। जराये के मुताबिक रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग, खासतौर से पीटर्सबर्ग में सबसे ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में एहतजाज करने वालों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद रूसी हुकूमत पर चौतरफा तनकीद हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की नई कमिश्नर मिशेल बाचलेट ने जर्मनी में गैर मुल्कियों के खिलाफ नफरत अंगेजी पर खास तशवीश का इजहार किया है। बाचलेट के मुताबिक वो ऑस्ट्रिया और इटली में मुजाहिरीन खासतौर से महाजरीन के लिए इक़दाम और जर्मनी में बढ़ते हुए खासतौर से महाजरीन मुखालिफ जज्बात से पैदा होने वाली सूरत हाल का तज्जिया करने के लिए टीमें रवाना कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने चीन में उइगुर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज़्यादती का भी मसला उठाया। मिशेल बाचलेट ने रोहिंग्या मुसलमानों के हालत-ए-ज़ार पर अफसोस का इजहार किया। I must emphasize the imperative of justice for Myanmar. I welcome the pre-trial chamber of the International Criminal Court's finding that the court has jurisdiction over the alleged deportation of Rohingya from Myanmar and possibly other crimes. This is an immensely important step towards ending impunity and addressing the enormous suffering of the Rohingya people. श्रीलंका में ऑयल पाइपलाइन से हजारों बैरल तेल लीक होने के समुद्र में बह गया हो। ये लीक होकर के इसकी वजह से समुद्री माहौलियात को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए श्रीलंका हुकूमत ने कोस्ट गार्ड और नेवी जवानों को साफ सफाई के लिए लगाया है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाइपलाइन से 25 टन तेल निकलकर बह गया और ये तेल समुद्री साहिल में 2 किलोमीटर के रकबे में फैल गया। 300 कोस्ट गार्ड और नेवी जवानों को इसकी रोकथाम के लिए लगाया गया। फिलहाल लीक को बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक साहली इलाकों से तेल को पूरी तरह साफ करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। मेंस सिंगल्स फाइनल में जोकोविच ने अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोट्रो को सीधे सेटों में हराया। एक तरफा मुकाबले में जोकोविच ने 6-3, 7-6, 6-3 से पेट्रो को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने अपने करियर का 14वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। जोकोविच ने इस खिताब को अपने नाम करते हुए पीट सैम्प्रास के 14 ग्रैंड स्लैम की बराबरी कर ली है। अब उनसे आगे सिर्फ रॉजर फेडरर और राफेल नडाल ही हैं। ये जोकोविच का इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। इधर यूएस ओपन खातून जुमरे में अमेरिका की दिग्गज टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स के पास तारीख रकम करने का मौका था, लेकिन वो चूक गई और फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका से हार गई। नाओमी ने सेरेना को 6-2, 6-4 से हराकर
उनकी और अमेरिकी फैंस की उम्मीदों को तोड़ दिया। इस तरह जापान को पहली ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी मिल गई। हालांकि इस खातून सिंगल फाइनल के दौरान सेरेना के साथ तीखी बहस भी हो गई। इस पर काफी तनाजा हुआ जिसे काफी वक्त तक याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।